देखो कल हमने प्रेजेंट के चारों भागों का अध्ययन कर लिया था। अगला है पास्ट के चार भाग होते हैं। जिस प्रकार प्रेजेंट के चार भाग थे उसी तरीके से पास्ट के चार भाग है। पहला पास्ट सिंपल या हम इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम पहले जिसका अध्ययन करेंगे वो होगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में से कोई सा भी बोल दो, दोनों से। अब देखो इसकी हिंदी पहचान किस काम आती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हिंदी पहचान होती है जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तब हिंदी का जो सेंटेंस देखते हैं तब हमें पता चलता है ये कौन से टेंस का है। और जैसे पास्ट टेंस का तो पास्ट में चार भाग होते हैं, चारों भागों में से कौन सा तब हिंदी पहचान काम में आती है। तो इसकी हिंदी पहचान किस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता तथा अंत में आ ई एक की ध्वनि आती है। ये यदि आ ई जैसे गया गया आ की ध्वनि आ रही है, गई ई की ध्वनि आ रही, गए एक की ध्वनि आ रही। इस प्रकार से जो ध्वनि आएगी जैसे आया आया तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। आए तो एक की ध्वनि आ रही है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, तिथि आ रही है, तिथि आ रहे हैं या अंत में तो हमारा जो सेंटेंस है या वाक्य पूर्ण हो रहा है उसके अंत में आ ई एक ही ध्वनि आ रही है तो हम उसको कौन सा टेंस का मानेंगे, पास्ट सिंपल का या पास्ट इंडेफिनिट का मानेंगे। इसकी जो एडवर्ब है वो एडवर्ब देखो, इसके एडवर्ब है लास्ट है, एगो है, यस्टरडे है, बिफोर से बाद में और आफ्टर से पहले। ये मैं नियम आपको टाइम क्लास में भी बता चुका था कि इस नियम को बोलते हैं, जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया था एपीबीएस 9th क्लास में मैंने आपको बताया था। एपी का मतलब होता है आफ्टर के बाद में परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पीएस का मतलब होता है बिफोर के बाद में सिंपल, बिफोर के बाद में सिंपल या इंडेफिनिट। तो आफ्टर के बाद में आता है पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में आता है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। तो आफ्टर से पहले क्या आता है, आफ्टर से पहले आता है सिंपल और बिफोर से पहले क्या आता है, परफेक्ट आ जाता है। क्योंकि बिफोर के बाद में क्या आता है, सिंपल आता है या पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो बिफोर से पहले आ जाता है पास्ट परफेक्ट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब, अब देखो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। इसमें इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। कौन से सेंटेंस में, ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंगुलर है तो भी डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लूरल है तो भी डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। मेन वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसमें दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से जो सब्जेक्ट को सिंगुलर है या चाहे प्लूरल है दोनों के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में क्या होगा, इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें किसका यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक बात ध्यान में रखना, सिंपल होते हैं 3, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ये होते हैं 3। अब बस इसमें एक या दो आता जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन एक अपवाद है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अध्ययन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ऐसे ही ये इसमें होता है। अब देखो इसमें आ रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है और जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। फ्यूचर सिंपल हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। चाहे वाक्य जो सेंटेंस आ रहा है हमारे चाहे नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब एक बार दोबारा देख लो, इसकी एडवर्ब ये ध्यान में रखना, यदि एडवर्ब याद होगी तभी हम ये कर पाएंगे। जैसे लास्ट क्या आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हमें जो वर्ड होगा वो, जैसे मान लो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि जैसे एवरी है, एवरी मंथ आ सकता है, एवरी डे आ सकता है, एवरी ईयर आ सकता है, एवरी वीक आ सकता है, एवरी के आगे जो भी आ रहा है, लेकिन हमें एडवर्ब कौन सी माननी है, एवरी को मानना है। अब इसी प्रकार से इसमें लास्ट को मानना है, न कि आगे मंथ आ रखा है, ईयर आ रखा है, या जैसे वीक आ रखा है, डे आ रखा है, उनको नहीं मानना है, केवल वो लास्ट को मानना है। एक को है, यस्टरडे है, और ये बिफोर के बाद में और आफ्टर से पहले, ये बात ध्यान में रखना कि दोबारा मैं बता दूंगा जब हम परफेक्ट पढ़ेंगे तो दोनों का साथ में अध्ययन कर लेंगे, दोनों को साथ में बता दूंगा एग्जांपल से। ये एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। क्या तो क्या किया जाता है, हमें एक भर के दे देते हैं, बिफोर से पहले वाला भर के दे देते हैं, दूसरा ब्लैंक दे देते हैं, वो भरवाते हैं, या दोनों ही ब्लैंक दे देते हैं, दोनों ब्लैंक दे देते हैं। तब ये नियम ध्यान में रखना पड़ता है एपीपीएस कि आफ्टर के बाद में, जैसे आफ्टर आ रखा है तो उसके बाद में ब्लैंक आया हुआ है, तो आफ्टर के बाद में क्या होगा, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट भरा जाएगा, और इधर पास्ट सिंपल भरा जाएगा। ये नियम ध्यान में होगा तो आराम से कर दोगे। अगला है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो शुरुआत में हर तरीके से हम अध्ययन करते हैं, तो हम हर जो टेंस होगा उसके लिए जो सेंटेंस है, जो पार्ट है, यदि हम सेंटेंस बिल्डअप करेंगे तो हमें जो सेंटेंस पैटर्न है उसकी जरूरत पड़ेगी, या सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। अब देखो इस एग्जांपल देखते हैं इसके। राम गया गया, अब इसमें एक गया है, वो तो क्या है, वर्ब है, एक गया है, ये पहले इसका नाम है। तो अब देखो इसको बनाएंगे तो राम। अब देखो जो मैंने आपको हिंदी पहचान बताई है उसके अकॉर्डिंग गया, अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, आपकी ध्वनि आ रही है। गए एक की ध्वनि आती, गई एक की ध्वनि आती, तो ये ध्वनि आ रही है। इस प्रकार से यदि ध्वनि आई, अब एक बात ध्यान में रखना, अभी बता रहा हूं कि ये यदि यही ध्वनि रूपांतरित होती है, गई है, पास्ट में नहीं आएगी। ये बात ध्यान में रखना कि जैसे मानो कि बाद में आप बोलोगे सर आपने हमें ये चीज बताई थी कि गई है आ रखी है, गई एक ही ध्वनि आ रही है, आपने पास्ट सिंपल बताया था, पास्ट इंडेफिनिट बताया था, मैंने गई बताया, अंत में एक ही ध्वनि है नहीं बताया था। यदि गई है, गए हैं, यदि आ ई एक ही ध्वनि के साथ है आता है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। कौन से में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहां पे है जो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आ ई एक ही ध्वनि आ रखी है, साथ में है नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। अब वो की सेकंड फॉर्म हो गई इवेंट टू, अगला देखो इसमें एग्जाम्पल, we came to market, हम बाजार आते थे, तो भी सब्जेक्ट है हम, तो भी आना, हमें इसमें
अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, वहां पे आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कम की कैम हो गई 2 मार्क के। ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आएगा, लेकिन जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब एक बात और ध्यान में रखना, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है इक्वल, ये तो जानते हो ना, बराबर। इसके बराबर क्या होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों समान है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। यदि इसमें से डिड निकालेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में से डिड निकालेंगे तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा अपने आप ही। ये बात ध्यान में रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही मतलब है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, जो हर टेंस में या कोई भी आप सेंटेंस बनाओ तो उसमें एक बात ध्यान में रखना, कभी भी नोट होता है उसका अकेले का यूज कहीं पे भी नहीं होता है। यदि आप किसी भी सेंटेंस में नोट का बिना हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत है, आपको इंग्लिश की बिल्कुल पहचान नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। यदि आपने नोट का यूज बिना हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लो कि हर सेंटेंस में आप, जैसे मान लो कि हमने 4 टेंसेस पढ़े हैं, उसमें हर जगह आपने देखा कि हमने जो एग्जांपल दिए हैं, कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने बिना जो हेल्पिंग वर्ब के नोट का यूज कर दिया। और आगे जो टेंस पढ़ोगे वहां पे देख लेना, अदरवाइज हम बुक पढ़ेंगे वहां पे नोट का यूज, नो का नहीं, नोट मैं नोट का यूज बता रहा हूं, तो नोट का यूज आएगा ना, तो वहां पे ये देख लेना बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। वह गाना नहीं गाती थी, she didn't sing a song, she didn't sing a song। नहीं करते थे। They didn't do homework। यहाँ पे देखो करना, ये वर्ब है डू। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, डू यानी करना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, आईएनजी फॉर्म होती है डूइंग। डू का अर्थ होता है करना, ये वर्ब भी आ सकती है आपकी। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएगी, क्या मैं हिंदी बोलता था, Did he speak in Hindi? Did he speak Hindi?
क्या तुम कार चलाते थे? Did you drive a car? इसमें देखो कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हमारे सामने यदि जो सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर आ रहा है तो भी डिड का यूज किया जाता है, प्लूरल आ रहा है तो भी डिड का यूज किया जाता है। दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं होता है कि ये नहीं बता सकते कि आप कि हाँ सर मेरे कंफ्यूजन की स्थिति है कि सिंगुलर आ रखा है तो किसका यूज करूं, प्लूरल आ रखा है तो किसका यूज करूं। पास्ट सिंपल जो या पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब का बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता है कि हम जैसे सिंगुलर, जैसे मान लो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अध्ययन किया था तो उसमें ऐसा आया था कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है स्टूडेंट्स के सामने। इसमें एकदम क्लियर है कि सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो यूज करना नहीं है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। जैसे इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें पहला हमने सेंटेंस लिखा था कि भाई हिंदी बोलता था, डिड ही स्पीक हिंदी, डिड ही स्पीक। अब देखो आपको क्या करना है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर रूप से अपने माइंड में रखने। यदि वो आपको आ रहे हैं इसका मतलब आप सेंटेंस कोई सा भी बिल्डअप कर दोगे, कोई सा भी सेंटेंस बिल्डअप कर दोगे। हर टेंस के वर्ड लर्न है, आराम से आप बना सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग रखते जाओ। अब देखो वो ऐसा भी एक भी सेंटेंस हमने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप एक चीज नोट करो कि ऐसा कहीं पे भी हुआ है कि हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस पैटर्न है, उसको फॉलो नहीं किया और उसके अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल नहीं बनाया हो। जिस प्रकार से देखो नेगेटिव में देखो सब्जेक्ट है वह का सी आ गया, सब्जेक्ट का काम हो गया डिड, ये डिड लगा दिया, नोट ये नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें गाना है तो सिंग हो गई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या गाना ए सॉन्ग। अब इस प्रकार से इसमें देखो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, देखो क्या वह हिंदी बोलता था, मैंने ये एग्जांपल लिखा। अब आपको ये देखना है, देखो मैंने शुरुआत में इसमें डिड का यूज किया था, मैंने भी डिड का यूज किया है। इसमें देखो सब्जेक्ट है वह तो दिया गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बोलने को बोलते हैं स्पीक, तो स्पीक लिख दी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हिंदी है तो मैंने हिंदी लिख दिया। अंत में जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को या सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करोगे तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, कहीं पे भी गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिना सेंटेंस पैटर्न को फॉलो किए हुए यदि आप सेंटेंस को बिल्डअप कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि उस टाइम में हमें पता नहीं रहता कि कहाँ पे हमें नोट का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और वर्ब कहाँ पे रखनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, सब्जेक्ट किस प्रकार से रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है, अफर्मेटिव है तो कहाँ यूज होती है। ये यदि आपको ये पैटर्न याद है तभी आप कर पाओगे। अगला इसका सेंटेंस है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो ज्यादा टफ है नहीं। देखो यदि हर टेंस में आप सीखना दो तो एक क्लियर जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको सीखो, एकदम बढ़िया तरीके से सीखो, उसके बाद में कोई सा भी सेंटेंस टफ नहीं है। जैसे मान लो कि देखो आप देखो राम खाना पकाता था, राम खाना नहीं पकाता था। क्या राम खाना पकाता था? क्या राम खाना नहीं पकाता था?
अब देखो ये अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव हम बनाएंगे तो राम कुड कुड, इसको बनाएंगे तो राम डिड नॉट, इसमें से डिड निकाल लिया, क्या बच गया प्रोडक्टिव फर्स्ट फॉर्म तो कुड। इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, इसको शुरुआत में रख दिया, इसमें से डिड निकाल के इसकी शुरुआत में रख दिया, तो ये प्रोडक्टिव फर्स्ट फॉर्म बच गई तो राम कुड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब करना क्या है, ये इसको शुरुआत में रख दो, सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव था, हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाया, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरुआत में रख दी, वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। अब इन चारों में फर्क देखो क्या फर्क मालूम होता है। यदि आपको एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपने बढ़िया तरीके से सीखा हो, तो कहीं पे भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग सभी सेंटेंस को बिल्ड अप कर पाओगे। अब देखो नेगेटिव में हमने क्या किया, राम डिड नॉट कुक फूड। अब इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नाम आते ही आपके बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, सेंटेंस के शुरुआत में है। हमने क्या किया, ये हेल्पिंग वर्ब थी, इसको शुरुआत में रख दिया, और उसके बाद में आप देखो कहीं पे भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, जो सेंटेंस था वैसा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी उसको यहाँ रख दिया और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रख दिया, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये सेंटेंस निर्माण हो गया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग आएगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कई बार क्या होता है एग्जामिनर डायरेक्टली दे देता, कई बार इतना इजी पैटर्न दे देता है, इसमें लगभग दो संभावना रहती है, दो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दो किस प्रकार से रहती है। एक तो होती है संयुक्त, एक तो होती है संयुक्त जिसमें पास्ट आपको पास्ट परफेक्ट के साथ में देगा या पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में देगा, या तो पास्ट परफेक्ट के साथ में देगा या पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में देगा। तो एक तो पास्ट से सिंपल की बेस आनी है, एक होती है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट किस प्रकार से होगी, जिस प्रकार से ऊपर वाले सेंटेंस आ रखे हैं, जैसे हमें डायरेक्टली एडवर्ब दे दी और उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको फिलअप करवाना चाहता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि हमारा जो एडवर्ब है वो पूरी की पूरी रिमाइंड रखना, यदि आप उसको मिसप्रिंट कर दोगे तो इसका मतलब ये आप सही नहीं कर पाओगे। अब देखो मैंने आपको सुरेश ब्रैकेट में दिया कम फ्रॉम पुना लास्ट वीक, अब मैंने आपको ये बताई थी कि ये लास्ट जो वर्ड है, लास्ट जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है। अब इसके बाद में मैंने आपको एक बात और बताई थी जब हम इसका अध्ययन कर रहे थे कि लास्ट के बाद में यदि आपको वीक है तो ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, ये वर्ड है, ये लास्ट है, ये एडवर्ब की इंपॉर्टेंस रखेगी। जैसे मान लो कि लास्ट के बाद में यदि डे आता तो भी हमारा रिएक्शन वही होता, मंथ आता तो भी वही होता, ईयर आता तो भी वही होता। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि लास्ट के बाद में वीक आ रखा है, डे आ रखा है, मंथ आ रखा है, ईयर आ रखा है, लेकिन हमें एडवर्ब इस लास्ट को भी माननी है। लास्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये पास्ट से सिंपल किया, पास्ट सिंपल का ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, काम की सेकंड फॉर्म होगी कैन। दूसरी हमारे पास आएगा देखो वी ब्लैंक लर्न टेंस यस्टरडे। अब यस्टरडे डायरेक्टली एडवर्ब ये है यस्टरडे, यस्टरडे के अकॉर्डिंग भरेंगे, यदि यस्टरडे के अकॉर्डिंग भरेंगे तो यहाँ पे देखो लर्न, लर्न की सेकंड फॉर्म भर देंगे, अब उसके बाद में देखो विजय गुप्ता ब्लैंक लिव हियर लॉन्ग टाइम देखो, ये देखो ये दो वर्ड है, एको एडवर्ब आई हुई थी, मैंने आपको जब ये एडवर्ब्स लिखाई थी उसमें एको वर्ड लिखाया था, तो ये एको के अकॉर्डिंग भरेंगे तो इसको पास्ट से सिंपल मानेंगे, पास्ट सिंपल में क्या भरा जाएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये की सेकंड फॉर्म भरना। अगला देखो एग्जांपल द बेल हैड रन बिफोर। अब मैंने आपको जो नियम बताया था एक्टिवियस, आफ्टर के बाद में परफेक्ट और बिफोर के बाद में सिंपल। अब
आज देखो आया हुआ क्या क्या है, एपी। अब देखो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, एपी आफ्टर के बाद में परफेक्ट, तो आफ्टर से पहले क्या हो गया, सिंपल, ये इंडेफिनिट। भाई आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आ रखा है, तो आफ्टर से पहले क्या आएगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। और यदि बीएस आ रखा है, बीएस, तो बिफोर के बाद में सिंपल, तो बिफोर से पहले क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया है, देखो ये नियम इसमें लागू हो रखा पूरा का पूरा, ये देख लो आप, बी पीबीएस या बीएस, बिफोर के बाद में सिंपल, तो बिफोर के बाद में सिंपल है, बिफोर से पहले क्या रखा, परफेक्ट आ रखा है, तो बिफोर के बाद में सिंपल भरेंगे तो लीस्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लीस्ट। ठीक है, अब इसके आगे देखो, आफ्टर, आफ्टर के बाद में क्या है, परफेक्ट है, तो आफ्टर से पहले क्या आएगा, सिंपल आएगा, रन की सेकंड फॉर्म। अब ये देखो बी, मैंने लास्ट वीडियो 2 दिन पहले आपको एक बात बताई थी कि बी की फॉर्म्स बताई थी, प्रेजेंट में कौन सी आती है, पास्ट में कौन सी आती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, आईएनजी फॉर्म क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो ये पीछे की कोई निश्चित सन आ रखी है, पीछे की कोई निश्चित सन आ रखी है, वो भी पास्ट है, सिंपल में ही होगा। अब पीछे की निश्चित सन आ रखी 2004। अब इसमें देखो बी, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इजारन, तो इजारन का हम लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब, तो हमने इसमें किसका यूज कर दिया, वाज का यूज कर दिया। अगला देखो बी, इन माय लास्ट समर, लास्ट जो वर्ड आया उसके अकॉर्डिंग बीजीके। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फिलअप करनी है। और आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो इसी तरीके से आएगी। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब देखो आपको इसको ट्रांसलेट करना है। पहला जो सेंटेंस है वह घर नहीं आया, वह घर नहीं आया, इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है, क्या वह झूठ नहीं बोलता था। अगला है जो है, क्या वह झूठ नहीं बोलता था। 3 नंबर है तुम अंग्रेजी पढ़ाते थे, 3 नंबर है तुम अंग्रेजी पढ़ाते थे। 4 नंबर है हम चाय नहीं पीते थे, हम चाय नहीं पीते थे। और 5 नंबर है हम, क्या वह कमरा बनाता था, बनाने को बिल्ड बोलते, वे खेत जोतते थे। 6 नंबर है वे खेत जोतते थे। और 7 नंबर है मैं कल विद्यालय नहीं आया था।